आज बात हो रही है 1966 की। 60 का दौर फिल्म संगीत के हिसाब से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, गोल्डन पीरियड कहा जाएगा। वो 55 से लेकर और 75 तक सचमुच फिल्म म्यूज़िक का गोल्डन टाइम था। नौशाद भी थे, नैयर भी थे, शंकर जैक्सन भी थे, रवि भी थे, खयाम भी थे और थे मदन मोहन। और इसी साल मदन मोहन के संगीत से सजी एक फिल्म आई, मेरा साया। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये ध्यान रखना, बड़ा सिंबॉलिक नाम है, सिंबॉलिक नाम है, ध्यान रखना आप। टेक्सास या ह्यूस्टन की सड़कों के ऊपर या ऑस्टिन की सड़कों पर या न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के अंदर या इंटरलाकन की छोटी सी सड़क के ऊपर या बार्सिलोना या मैड्रिड के अंदर या वियना में कहीं जाते हुए आप अगर ये कहेंगे, आपसे कोई पूछता है आप कहाँ के हो, तो आप कहते हैं मैं भारत का हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं बंगाली हूँ, कि पंजाबी हूँ, कि गुजराती हूँ, कि मारवाड़ी हूँ, कि सिंधी हूँ, क्योंकि भारतीय होना हमारी सर्वप्रथम पहचान होनी चाहिए, क्या विदेश में और क्या देश में। रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। मदन मोहन के अंदर ये विशेषता है। मदन मोहन को मैं इसलिए ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर मानता हूँ कि मदन मोहन ने, नौशाद साहब ने, जयदेव जी ने उस तरह की रचनाओं का इस्तेमाल किया जिनका आधार कहीं ना कहीं भारतीय संगीत था। उनकी रचनाओं के अंदर जो स्वर लहरी है, जो म्यूजिकल कंपोजिशन है, जिन म्यूजिकल नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, वो हिंदुस्तानी थे। इसलिए मदन मोहन का संगीत पूरी तरह भारतीय लगता है। मेरा साया के गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी, बड़ा पॉपुलर गीत है, व्हाट ए कंपोजिशन थी। तो वो ज़माना था जब एक साथ म्यूजिशियन स्टूडियो में बैठ के बजाते थे और सिंगर उनके साथ ही गाता था। इस तरह के माहौल में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिंगर की अगर बेसिक्स ठीक नहीं है तो उस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था। इसीलिए तो उस ज़माने के अंदर मन्ना डे आते हैं, रफ़ी साहब आते हैं, किशोर कुमार आते हैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले आती हैं, सुमन कल्याणपुर आती हैं, शमशाद जी आती हैं, मुकेश जी आते हैं, जिनकी बेसिक्स ठीक थे। संयोग देखिए कि थोड़ा सा एक व्यक्ति थोड़ा सा कैजुअल था म्यूजिशियन, और ठीक से उसने अपने साज को ट्यून नहीं किया था। एक तार हल्का सा उतरा हुआ था, कंसुरा बज रहा था, ऐसा नहीं कि बेसुरा बज रहा था, कंसुरा बज रहा था। मदन जी बार बार उससे कह चुके थे, बार बार, कि तुम ये ठीक कर लो भाई, ठीक कर लो, तुम्हारा तार कसो, अभी भी कंसुरा बज रहा है। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। इतने गुस्से हो गए, इतने आक्रोश में आकर मदन मोहन जी ने वो जो स्टूडियो का जो पैनल होता है कांच का, उसके ऊपर हाथ मारा जोर से। कांच टूट गया, हाथ घायल हो गया, लहूलुहान हो गया। और उन्होंने कहा, अपने काम से बेईमानी करते हो, जो अपनी रोजी रोटी है उसके लिए तो ईमान से करो ना तुम। हाथ लहूलुहान हो गया, हाथ घायल हो गया, खून निकल रहा था। और गाना गाने के लिए लता मंगेशकर तैयार थी। लता मंगेशकर ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और मदन मोहन के घायल हाथ पर बहते हुए खून को रोकने के लिए उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से पट्टी बांध दी। बाद में मदन ने कहा, मदन मोहन ने, ये तो राखी का डोरा था। वो जमाना था जब एक लड़की या एक स्त्री किसी पुरुष की कलाई पे अगर कुछ भी बांध दे तो पुरुष, वही हिंदुस्तान का पुरुष था, जो कहता था, ये तूने फैशन में बांधा है कि सचमुच बांधा है तूने। तब रक्षाबंधन को कैजुअल नहीं लिया जाता था। यहीं से लता मंगेशकर और मदन मोहन के भाई और बहन का रिश्ता आरंभ हुआ। और मैं इतना बोलूंगा कि आदरणीय लता मंगेशकर ने जो गाने अपने दोनों भाइयों के लिए गाए हैं, वैसे गाने उन्होंने किसी के लिए नहीं गाए हैं। जो गाने उन्होंने हृदयनाथ मंगेशकर के लिए गाए हैं और उसके बाद जो गाने अपने भाई मदन मोहन के लिए गाए हैं, वो गाने, लता मंगेशकर तो ग्रेट हैं, अरे वो तो एक सा भी निकालेंगी तो ग्रेट है, लेकिन उस ग्रेटनेस में भी जो अद्वितीय स्वर्गिक आनंद जो मिलता है, मदन मोहन जब अपने भाई के लिए गाने गाए, ऐसे ऐसे गाने। और वो गीत था, नैनों में बदरा छाए। राग भीम पलासी की झलक इसमें दिखाई देती है। ये भीम पलासी कमाल की रागनी है, कमाल की रागनी है। इसके ऊपर बड़े बड़े खेल हुए हैं। और इसी गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त दो महान कलाकार भाई बहन बने। सन 1966 की एक फिल्म से ही काफ़ी दिनों से संघर्ष करता हुआ एक बहुत ही खूबसूरत हीरो बन गया स्टार।
92.7 रंगीन FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।